आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम में। आपके साथ मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब आरएसएस अपनी जो उसकी शाखा है उसको बढ़ाने की बात कर रहा है। संघ की शाखा है उसकी तश्कील के बाद से ही लगती रही है। वक्त के साथ साथ संघ कार्यकर्ताओं की तादाद में इजाफा होता गया और आज हर छोटे बड़े शहर में संघ की शाखाएं लगाई जाती हैं। लेकिन मुल्क के तालीमी इदारे, खास करके अक़लियती इदारे, अब तक इन शाखाओं से दूर ही रहे। पर अब एक संघ विचारक ने खत लिखकर अपनी तालीमी और तहजीब के लिए दुनिया भर में मकबूल एएमयू में शाखा चलाने की इजाजत मांगी है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया कह रही है कि उसे ऐसा कोई खत नहीं मिला, लेकिन इस सब के बीच इस पर सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि आखिर तालीमी इदारों में शाखाओं की जरूरत क्या है। इस मौजू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, शकील अंसारी साहब। इनके अलावा दिल्ली बीजेपी मीडिया डिपार्टमेंट के हेड महेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वीनर गिरीश जुयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर तालीम डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब यहाँ पर मौजूद हैं और एएमयू ऑल बॉयज एसोसिएशन के दिल्ली के सदर मोहम्मद इरशाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इस पूरे मौजू पर बात करेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। स्वयंसेवक संघ की परेड और शाखा यूं तो मुल्क भर के सभी छोटे बड़े गांव और कस्बे में होती है। 2014 में बीजेपी की मरकजी हुकूमत बनने के बाद से न सिर्फ इसके कारकुनान की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है, बल्कि लगने वाली शाखाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन फिर भी अभी तक ये शाखाएं किसी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारों में नहीं लगा करती थी। खासकर किसी अक़लियती तालीमी इदारे से तो ये दूर ही रही थी। लेकिन अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदा खत लिखकर शाखा लगाने की इजाजत मांगी गई है। इसके लिए हिंदू मुस्लिम एकता की दलील पेश की जा रही है, जिसकी पुरजोर मुखालिफत भी हो रही है। कल मैंने वाइस चांसलर साहब को पत्र लिखा है कि हमें शाखा के लिए जगह दें, शाखा लगेगी तो जो एएमयू की गंगा जमनी तहजीब है उसको भी बढ़ावा मिलेगा और हिंदू मुस्लिम एकता को भी बल मिलेगा और जो छात्र हैं उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी। आमिर रशीद भले ही खत लिखकर इजाजत मांगने की बात कर रहे हों, लेकिन एएमयू इंतजामिया खत मिलने से ही इनकार कर रहा है। उसके मुताबिक अभी तक ऐसा कोई खत मिला ही नहीं है। नहीं, वो जब लेटर आएगा उसमें क्या प्रेयर है, जब उस पर डिसीजन होगा तो पूरी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब और तमाम लोग जो है इस पर कोई डिसीजन लेंगे। तो हम जो लेटर मिले ही नहीं तो उसके कंटेंट पे हम क्या बात कर सकते हैं। इधर मामले के सामने आते ही इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। मीम अफजल और तारिक अनवर इस पर संघ को निशाने पर लेते हुए तनाजा खड़ा करने की कोशिश करार दे रहे हैं, तो वहीं यूपी सरकार में वजीर ओम प्रकाश चौंकाने वाले अंदाज में ये कह रहे हैं कि किसी के दरवाजे पर जाकर बाजा बजाना ठीक नहीं। मेरा ख्याल है ये जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश है और ये आरएसएस का एक लगातार इस तरह का प्रयास रहता है कि ख़ास के जो अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस है, संस्था है, उसमें जाकर घुसकर ऐसा कुछ विवाद खड़ा किया जाए और लोगों के बीच में घृणा और नफरत पैदा किया जाए। देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति का ये एक और पहलू है जो आरएसएस के जरिए सामने आया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस ने अब तक देश की कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये खत चिट्ठी लिखी है कि आरएसएस की शाखा वो लगाना चाहते हैं, और ये भी बताया जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में उनको इस काम के लिए परमिट किया गया है, और क्या इस तरह की शाखा किसी भी यूनिवर्सिटी में लगाई जा सकती है जो एएमयू को ये चिट्ठी लिख करके बाकायदा इसकी पब्लिसिटी की जा रही है। देखिए, उनको वही शाखा दिख रही है दूसरा जगह नहीं मिल रहा है। जब जब चुनाव आता है, देखिए हम देखें, जब जब चुनाव आता है तब तब कोई न कोई खुराफात पार्टियां शुरू कर देती हैं, एक दूसरे के खिलाफ ये ड्रामा करो वो ड्रामा करो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब बहुत सी जगह है, कोई शाखा वहां लगेगी तो देखिए हम कह रहे हैं कि हम आपके दरवाजे पर बिना वजह जाके बाजा बजावें, तो उससे बढ़िया दूर नहीं बाजा बजा लेंगे। आरएसएस का मकसद, जो आरएसएस बना, जो मकसद उसका है, उस मकसद से हट करके काम हो रहा है। सच्चाई तो यह है।
एएमयू अपनी तालीम के लिए तो दुनिया भर में मकबूल है ही, अपनी तहजीब की भी अलग शिनाख्त रखता है। ये अलग बात है कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लीडरान इन दिनों उसे दहशतगर्दी का अड्डा करार देने से भी नहीं चूकते। खैर, सवाल शाखा का नहीं है, सवाल तालीमी इदारों में ऐसी सरगर्मियों का है जिसका रवायती तालीम से कोई रिश्ता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। अभी सिर्फ खत लिखा गया है और वो खत जो है एक ऐसा माना जा रहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो खत उनको मिला भी नहीं है। लेकिन अगर खत लिखने पर ही इतना बवाल मच रहा है, इतनी सियासत हो रही है, इतनी हंगामेबाजी हो रही है, इतनी बयानबाजी हो रही है, तो फिर जरा अंदाजा लगाइए कि अगर वहां पर शाखा लगाने की इजाजत मिल जाती है तो उसके बाद क्या कुछ होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मशकूर उस्मानी साहब है, प्रेसिडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन है उसके प्रेसिडेंट हैं, वो इनका भी इस्तकबाल करेंगे। और इनके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर रेहान कासमी साहब, एएमयू के प्रोफेसर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में। और इरशाद साहब, आपको क्या लगता है जो खत लिखा गया है इसका मकसद असल में आपको लगता क्या है? मतलब ये जो कई बार इस तरह की बातें आती हैं कि जहन भटकाने की कोशिश होती है कि जो इश्यूज इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहे हैं उनसे जहन भटकाना है, इसीलिए कुछ भी माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ कोई भी इशू उछाल दीजिए और शायद ये भी उसी के तहत एक प्लानिंग के तहत ये काम हुआ है। जरूर, मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस का शाखा लगाने का क्या मतलब है जी, उसका मकसद समझ में नहीं आया मेरे। अगर हिंदू मजहब के बारे में बताना हो तो परेशानी नहीं है, हाँ। आस्था के बारे में बताना हो कोई परेशानी नहीं है किसी को। आरएसएस तो एक विचारधारा है जिस विचारधारा में खुद 70% हिंदू शामिल नहीं है। ऐसी धारा के बारे में वहां शाखा लगा के बताने का क्या मकसद है? तो मकसद तो कुछ नहीं है, मकसद तो सिर्फ पॉलिटिकल है और सियासी फायदा उठाने के लिए ही ये शुरुआत किया गया है। मुझे लगता है कि जो लड़का जो भी जिसने भी बयान दिया है वो खुद एक टूल है और वो खुद सियासी फायदा उठाने के लिए उसने ये सब बवाल पैदा करने की कोशिश की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब हम तालिब इल्म थे वहां के, उस वक्त हम लोगों ने भी उस वक्त की जो जमातें थी उसका अपोज करते थे। जो मुस्लिम तंजीमें चाहती थी वहां पे स्टूडेंट के बीच आना, उसका मुखालफत करते थे हमेशा वहां पे, क्योंकि वहां पे तालीम सेकुलर तालीम का तरीका था। लिहाजा आज ये कहना वो ठीक है सर, वो सेकुलर तालीम है, अच्छी बात है, वहां पर सब कुछ सिस्टम है, अच्छी बात है, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाते हैं, इन्वाइट करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर कोई तंजीम कहती है कि हमें शाखा लगाने दीजिए तब परेशानी शुरू हो जाती है। नहीं, वो तंजीम क्या चाहती है? तंजीम अगर वो शाखा क्या चाहिए? अगर वो हिंदू मजहब के बारे में बताना की बात करते हैं तो हम खुद करते हैं वह बात। वो अगर आस्था की बातें बताना चाहते हैं तो मालूम है सबको बताना चाहिए, वहां भी परेशानी नहीं है, वहां होता है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी या डिपार्टमेंट संस्कृत, तो वहां पे फुल फ्लेज डिपार्टमेंट सालों साल से है, वो ये काम भी करता है। लिहाजा ये कहना कि आरएसएस तो एक खुद आरएसएस में 70% हिंदू नहीं मानते आरएसएस के चीजों का आइडियोलॉजी को, उस आइडियोलॉजी को वहां राइज करने का क्या मतलब है? मतलब तो सिर्फ पॉलिटिकल है, सियासी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर उस आइडियोलॉजी को, उस जहनियत को या उस विचारधारा को उस कम्युनिटी के लोग ही नहीं मान रहे हैं तो उसको फैलाना नहीं चाहिए, उसको जो है वो एएमयू तक भी नहीं आने देना चाहिए। गिरीश जुयाल साहब, आपको क्या लगता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही क्यों ये खत लिखा गया है और मकसद क्या हो सकता है इसके पीछे का? पहले तो मेरे से पूर्व वक्ता ने जो बात कही है मैं उसको पूरी तरह से विरोध करता हूं उस बात का, कि उनको जानकारी ही नहीं है कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी मजहब को नहीं फैला रहा। उसका काम किसी मजहब को फैलाने का नहीं है, उसका काम है हिंदुस्तानियत को फैलाना, वतनियत को फैलाना, देश प्रेम को फैलाना जी। और देश प्रेम जो है वो ईमान का हिस्सा है और उसकी कहीं कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक, सिर्फ देश प्रेम ही नहीं, देश प्रेम के लिए व्यक्ति तैयार हो, वो जिस्मानी रूप से, दिली रूप से, जहनी रूप से और रूहानी रूप से देश प्रेम से सराबोर हो। और आज जरूरत है इस बात की कि हिंदुस्तान से बाहर अरब देशों में अगर हम जाते हैं या विश्व भर में हम जाते हैं तो अशांति फैली हुई है एक ही मजहब के लोगों के बीच में। पहले भी हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां से सुकून की ठंडी हवाएं जाती थी जब कोई एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं था जी। वही बात आज हिंदुस्तान की तहजीब से रूबरू हुआ उसकी तासीर से परिचित हुआ व्यक्ति जब पूरे विश्व में जाएगा तो वो रचनात्मक काम करेगा। आज दोबारा से हिंदुस्तानी को, पूरे विश्व को जरूरत है हिंदुस्तानी की, और वहां जाकर के कौन अच्छी तरह से काम कर सकेगा तो हिंदुस्तानी मुसलमान कर सकेगा। हाँ, पर सर ये बात तो ठीक है, इसलिए अगर उसको वहां पर तैयार किया जाता है शाखा के अंदर
उसको वहां पर वतनियत, उसकी चमक बढ़ाई जाती है वतनियत की। मेरा तो सवाल ये कोई है, परेशानी नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शाखा लगनी चाहिए। वो मेरा कहना है कि इस बात को एक आइडियोलॉजी के तहत है, एक आइडियोलॉजी नहीं है, वतनियत कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है, वतनियत जो है हम सबके लिए जरूरी है। मेरा सवाल ये है कि 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात होती है, देश प्रेम की परिभाषा, मुल्क परस्ती की परिभाषा क्या है, और क्या ये संघ की शाखाओं में ही सीखा जा सकता है, और क्या ये सिर्फ नहीं से आएगी? ऐसा है कि संघ की शाखाएं ऐसी शाखाएं हैं जहां निःशुल्क सिखाया जाता है। बाकी सब जगह लोग अपने लिए पैसे ले रहे हैं, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति स्वयं मिशन के रूप में जाकर के और लोगों को तैयार करने का काम करता है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि निःशुल्क रूप से वहां के लोगों में हुब्बल वतनी की चमक बढ़ाने का काम, और उसके शरीर को भी, उसके मन को भी, उसकी बुद्धि को भी और उसकी आत्मा की चमक बढ़ाने का काम अगर हो सकता है निःशुल्क रूप से, वो शाखा के द्वारा हो सकता है। अगर किसी ने ये कहा है तो वहां लगने देना चाहिए। अगर पहले नहीं हुआ, सर सैयद जी से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, मुस्लिम लीग यूनिवर्सिटी, लेकिन उन्होंने रिफॉर्म लाने के लिए एक नई तरह की चीजें करी, और उस समय भी लोग बहुत सारे आप ये कह रहे हैं कि जो काम कल नहीं हो रहा था वो आज भी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। आप कह रहे हैं अगर किसी शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब तो पहले उसके इतिहास को समझ ले ढंग से कि वो कोई मजहबत को फैलाने का काम कर रहे, वो वतनियत को फैलाने का काम कर रहे। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, आमिर रशीद नाम का एक शख्स है, एक नौजवान है जिसका ताल्लुक आरएसएस से है, वो आरएसएस विचारक है। उसने एक खत लिखा, इस खत में जो है उसने कहा, एक रिक्वेस्ट की है यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कि भाई यहां पर आप आरएसएस की शाखा लगाइए ताकि हुब्बुल वतनी बढ़े, आपसी भाईचारा बढ़े, प्यार मोहब्बत बढ़े और वतन परस्ती बढ़े। अब सवाल तो ये भी है कि वतन परस्ती क्या नहीं है, क्योंकि ये सवाल उठता है। फिर अगर आप जो है कह रहे हो कि आपको सीखनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि चमक बढ़ाने की बात करी मैंने। ठीक है, दूसरी बात यह कि आपको लगता क्या है इस खत के पीछे का असल मकसद आपको क्या लगता है? क्या वाकई ही वहां पर जो है वो हुब्बुल वतनी नहीं है, वतन परस्ती नहीं है, आपसी भाईचारगी की कमी है, गंगा जमुनी तहजीब की कमी आ गई है, या फिर इस खत को लिखने के पीछे का मकसद ही कुछ और है? देखिए, अभी जैसे जी खत का तस्करा कर रहे हैं, तो एक जो नौजवान है, अनआइडेंटिटी नौजवान है, जिसने लेटर लिखा है, ठीक है, कोई भी आइडियोलॉजी का कोई भी आदमी कोई लेटर लिखता है तो उस पर बहस तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आरएसएस के लोग क्या हिंदुस्तान के सभी कॉलेजेस, सभी सरकारी और गैर सरकारी अक़लियती स्कूल में एप्लीकेशन देके शाखाएं लगाते हैं? ये रिवाज है उनका? तो नहीं है। तो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर शाखा लगाएंगे, क्या लेटर है? अभी तो यूनिवर्सिटी ने ही कंट्राडिक्ट कर दिया, इसलिए उसके ऊपर हम ज्यादा बहस नहीं कर सकते कि वो हम शाखा लगाने का परमिशन मांग रहे हैं। अब शाखा लगाने का लेटर में क्या उन्होंने आइडियोलॉजी बताया, वो तो बात की बात है। हमारे भाई जो है हुब्बुल वतनी अभी सिखा रहे थे, भी आरएसएस से या बीजेपी से जुड़े हैं। इनकी हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती जंग आजादी में कहां गायब हो गई थी? जंग आजादी में तो ये थे नहीं, कहीं पर नामो निशान नहीं था इनका कि जंग आजादी में कोई कुर्बानियां दी हों इन्होंने, कोई नहीं थे। जंग आजादी में हाँ इनके मिसाल मिलते हैं कि अंग्रेजों के साथ मिलके, और कई जिनको आज बड़े बड़े जंग आजादी का रहनुमाई करार देते हैं, उन्होंने माफी मांग के जेल से रिहाई हासिल की थी। कुछ लोगों का तस्करा इस आजादी की जंग में यह है कि जो जंग आजादी के मतवाले फांसी पर चढ़ रहे थे जंग आजादी के लिए, उनकी मुखबरी कर रहे थे ये लोग। तो ये असल ये है कि ये अब इस मुल्क में एक तरह से एक आइडियोलॉजी, जो ये आइडियोलॉजी मोहब्बत की, वतन परस्ती की आइडियोलॉजी है ही नहीं। इनकी आइडियोलॉजी से वतन को दरार पड़ रहा है, इनकी मोहब्बत नहीं है, लोगों के बीच नफरतें पैदा हो रही हैं। और जहां तक अलीगढ़ का ताल्लुक है, अलीगढ़ में 2 इंस्टीट्यूशन काम करता है और सभी यूनिवर्सिटी में काम करता है, एनएसएस और एनसीसी। ये दोनों संस्थाएं जो नॉन ऑर्गेनाइज मतलब के गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका काम भी यही है, सोशल सेक्टर के लिए उनके वर्जिश कराने का काम हो, या हुब्बुल वतनी के लिए, या वतन की जंग के लिए कभी जरूरत पड़े तो एनसीसी के लोग हाजिर हों, सफाई के लिए, सोसाइटी में एक नया माहौल बनाने के लिए हो तो एनसीसी का ट्रेनिंग दी, एनएसएस का ट्रेनिंग आप ये कह रहे हैं वहां पर सब कुछ है, जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं। गिरीश जुयाल साहब एक यहाँ सवाल उठा है, ये जो है कह रहे हैं कि भाई आपसे क्यों हुब्बुल वतनी सीखी जाए? जंग आजादी के दौरान तो आपकी जो तंजीम है उसका बहुत बड़ा कारनामा नहीं था, इन सब की जरूरत नहीं है। मतलब क्या ये बातें जो है आपको लगता है कि ये ठीक है, मतलब ऐसे मौके पर करनी चाहिए? मेरा कहना है कि हुब्बुल वतनी हम सबके अंदर है जी, सिर्फ उसकी चमक बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए कोई चीज वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाती है।
एक दूसरा क्या है कि एनसीसी देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, वो सुरक्षा सिखाती है। एनएसएस जो है उसके भी एक कार्य क्षेत्र है, एक सर्वांगीण जिसे हम कह सकते हैं सब तरह से विकास। एनसीसी और एनएसएस का पूरा डिफिनेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और आप गवर्नमेंट से चालू के पहले उसका पूरा पढ़ लीजिए। आपने डिफाइन गलत किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उनका एक दायरा है, उनका एक सोच है, वो हर प्रकार से करते हैं, लेकिन ये भी एक सह है। अगर दूसरे वहां काम कर रहे हैं तो अगर ये भी काम करेगा तो क्या परेशानी है? आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दरखास्त दी थी, जहां तक बात है, आपने जेएनयू में दरखास्त दी है, पटना यूनिवर्सिटी में दरखास्त दी है, मगध यूनिवर्सिटी में दरखास्त दी है, बीएचयू में दरखास्त दी है। दरखास्त कहीं नहीं देते, हर जगह। तो यहाँ क्यों दे रहे हैं? रहता है यहाँ क्यों दे रहे हैं? ये विषय तो उस व्यक्ति से पता करना पड़ेगा जिसने दिया है। यही पूछ रहे हैं कि भाई एएमयू ही क्यों? लेकिन इनकी बात से मैं इस बात का विरोध करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस या जो लेफ्टिस्ट जो खड़े किए वो अंग्रेजों ने खड़े करे हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान की खुद की स्फूर्ति से, यानी जो विचारधारा थी जिससे यह देश कभी सोने की चिड़िया, विश्व गुरु और यहाँ घी दूध की नदियां बहती थी, परम वैभव था यहाँ, तो वो भारतीय विचारधारा से जो खुद स्वयं में वो उभरा संगठन, वो उसमें से उभरा हुआ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उस जैसे कई भक्ति मार्ग के, सूफी मार्ग से जुड़े हुए संगठन जो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत की जड़ों से जुड़े हुए संगठन थे। ठीक, आज हमारे को कोई अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया हुआ संगठन हमारे को अगर देशभक्ति सिखाएगा या हमारे ऊपर आरोप लगाएगा तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं मशकूर उस्मानी साहब के पास, प्रेसिडेंट है एएमयू स्टूडेंट यूनियन के। मशकूर उस्मानी साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, क्या लगता है जो खत लिखा गया है, आरएसएस जो है वो शाखाएं लगाना चाहता है, एंट्री करना चाहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या संघ जो है कहीं भी जो अपना शाखा खोलती है तो क्या हर जगह वो एक एप्लीकेशन देती है? पहला सवाल। हाँ। ठीक है, जानबूझकर एप्लीकेशन की जरूरत क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस कंट्रोवर्सी में लाया जा रहा है। हाँ। 2019 का चुनाव नजदीक है, जानबूझकर जो है वो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। और जहां तक बात रही आरएसएस के शाखा की, तो मैं बताऊं कि आरएसएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आजादी से पहले भी बैन लग चुका, आजादी के बाद आप देखिएगा कि जब बापू का एसेसिनेशन किया, ये आरएसएस विचारधारा के लोगों ने, गोडसे ने जब उनका एसेसिनेशन किया, तब पहला बैन 24 जनवरी 1947 को लगा था, दूसरा बैन 4 फरवरी 1948 को लगा था, कुछ वक्त के लिए। अंग्रेजी सोच के लोग तो लगाएंगे ही बैंड उस पर। जी। फिर तीसरा बैन इमरजेंसी के टाइम पे लगा, फिर उसके बाद चौथा बैन बाबरी मस्जिद के टाइम पे लगा। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लगातार हिंदुस्तान की सरकार, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस स्वतंत्र भारत के अंदर जिसको 3 बार बैन किया जा चुका है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन की शाखा यहां लाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो है, जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो संघ के लोग हैं, वो अपना एजेंडा पूरा करना चाह रहे हैं और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, और जानबूझकर इस इशू को उठाया जा रहा है, लगातार उठाया जा रहा है। संघ को अगर कहीं भी शाखा खोलनी होती है, कोई एप्लीकेशन, कोई चिट्ठी, कोई पत्री नहीं होती है। हाँ। लेकिन एएमयू में इस इशू को जानबूझ के उठाया गया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और किसी भी तरह की ऐसी शाखा यूनिवर्सिटी में खुलने नहीं देंगे। हाँ। यूनिवर्सिटी मशकूर उस्मानी साहब, ठीक है, आप खुलने नहीं देंगे, आप खुलने नहीं देंगे, वो बात ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक, इसमें परेशानी क्या है भाई? ये कह रहे हैं कि अगर हुब्बुल वतनी वहां सिखाई जा रही है, ये कह रहे हैं कि अगर आपको चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, ये लोग, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग हमें हुब्बुल वतनी सिखाएंगे? हाँ। जो लोग अंग्रेजों के सामने माफी मांग के जेल से रिहा होते थे, जो लोग अंग्रेजों के पैर दबाते थे बैठ के, वो यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को हुब्बुल वतनी सिखाएंगे? ये दिन आ गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का। ये सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। हुब्बुल वतनी क्या होती है वो हम जानते हैं, आजादी की लड़ाई में क्या हमारा योगदान था वो हम जानते हैं। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या किया, और बाकी जो हमारे लीडर्स हैं, अशफाकुल्लाह खान है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, एक भी अशफाकुल्लाह खान के नाम से यूनिवर्सिटी में कोई हॉल भी है क्या? अंग्रेजों के नाम से तो हॉल रखा हुआ वहां पे, अंग्रेजों के नाम से तो हॉल रखा हुआ, बहादुर शाह जफर के नाम से कोई हॉल है क्या वहां पर? अंग्रेजों के नाम पे जो है, देखिए एक सेकंड, एक है वहां पर। 1875 में बयानी कर रहे हैं कि आरएसएस के लोग जो है मोहम्मद एंग्लो एडिटर कॉलेज के नाम से के बारे में टाइम पे जो फाउंडेशन स्टोन रखा उस टाइम के, मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूं, तो जिन्होंने पैसे दिए उनके नाम पे रखा गया। मशकूर साहब ने पैसे नहीं दिए। अरे भाई, आपसे मैं जो मशकूर साहब सैयद साहब के साथ में वहां के राजा भी थे, उनके नाम से कोई है क्या वहां पर? आप मशकूर साहब पॉलिटिक्स वहां कर रहे हैं, उनके महेश वर्मा जी है, राजा उनके साथी थे, उनके नाम से भी वहां पर। जुएल साहब, अभी आपने मांग करी कि उनके नाम से भी कोई हॉल, जिन्होंने अलीगढ़ के राजा थे, उन्होंने इतनी मदद करी, जमीन दी, क्या उनके नाम से कुछ रखा हुआ आपने वहां पे?
सरोजनी नायडू के नाम पे पूरा एक हॉल है। अरे सरोजनी नायडू के नाम से होगा कोई बात नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने सर सैयद जी के साथ खड़े होकर के जब मुसलमान उनका साथ नहीं देते थे उस समय पर उन्होंने उनका साथ दिया, जमीन दी, उनके नाम से कोई हॉल रखा क्या आपने वहां पे? नहीं आती, शर्म नहीं आती अंग्रेजों की। अरे शर्म किस लिए आए? शर्म किस लिए आए? शर्म तो कांग्रेसियों को आनी चाहिए कि जो कांग्रेसियों के लिए अंग्रेज ने संगठन शुरू करा अभी भी बैन लग चुका, स्वयं सेवक संघ पर 4 बार बैन लग चुका है। और क्या इशू किस इशू पे बात करना चाहते हैं? आइए बात कीजिए। क्या एजुकेशन? अच्छा महेश वर्मा जी, ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास भी आता हूँ। महेश वर्मा जी, ठीक, जुएल साहब 1 मिनट, जुएल साहब बस 1 मिनट। महेश वर्मा जी, इसमें कई सियासत भी आपको नजर आ रही है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो है आपकी पार्टी के नेता हैं, आपकी पार्टी से जो है वो राज्यसभा पहुंचे हैं, और उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी इसी हफ्ते बयान दिया कि वो जो है दहशतगर्दों का एक अड्डा है, वहां पर जो है दहशतगर्द पैदा किए जाते हैं। मतलब जब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर, राज्यसभा मेंबर अगर ऐसा बयान देते हैं, तो आपको लगता है कि वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए? और एक जो कम्युनिटी, अगर किसी मतलब जो है कोई कम्युनिटी का कोई तालीमी इदारा है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो वो लगता है कि आपको वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए ना? फिर देखिए, इसमें जिस तरह से इस बात को बतंगड़ बना के जी, और जिस प्रकार से इस बात को, जिस नजरिए से इसको देखना चाहिए, उस तरह से कोई भी बात जो है यहाँ पे नहीं रखी गई। हाँ। मैं उससे इसलिए असहमत हूँ कि अगर किसी ने ये एक खत लिख दिया कि भाई हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक संघ का शाखा लगाना चाहते हैं, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि शाखा में होता क्या है। अगर शाखा के जरिए कुछ अच्छी चीजें मिल रही है किसी भारतीय को, किसी इंडियन को, हिंदू मुस्लिम के बीच में आप सर आप मुझे एक बात बताइए महेश जी, दूसरी बात सुनिए, ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं, सुनिए ना, ऐसी कौन सी अच्छी बातें हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती? मुझे बताइए ना, ऐसा कौन सा तालीमी इदारा है, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर हुब्बुल वतनी ना सिखाई जाती हो, जहां पर जो है वो आपसी भाईचारगी पर जोर ना दिया जाता हो, जहां पर जो है वो गंगा जमुनी तहजीब को प्रोमोट ना किया जाता हो? बताइए ना फिर। सर हम करें तो पाप और दूसरा करे तो पुण्य। हाँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जमायते इस्लामी का स्टूडेंट विंग्स इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस करता है इस्लाम पे, और सबको वहां बुलाया जाता है। उसके ऊपर जो है किसी ने आपत्ति करी, संकट मोचन मंदिर में गुलाम अली साहब आके गजल गाते हैं। ये कितनी बड़ी बात होती अगर ये चीज कहा जाता है कि भाई आइए, स्वागत है आपका। हाँ। हम इस बात के लिए हम स्वागत करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं हमें भी दिखाइए, हमें भी समझ में आए कि आरएसएस करता क्या है। ठीक है, आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, नाम करके आरएसएस को गाली देके, ठीक है, आरएसएस को नहीं है, पूरा इतिहास है ना आपके आरएसएस का। तारिक अनवर साहब क्या बोल रहे हैं? ठीक है, देखिए ना, इनकी राजनीति है ना, ठीक है, राजनीति ये इतिहास है ना आपका। ये लोग आरएसएस को गाली ना दें, फैलाने का बीजेपी को गाली ना दें, उनको वोट देने वाला है। मुसलमानों को आज तक, मुस्लिम कम्युनिटी को आज वर्मा जी इसी वजह से बदनाम किया गया। महेश वर्मा जी, आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पहले समझ लीजिए, जो किसी को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, किसी भी हाँ। उसका नजरिया जो है, इस्लाम का नजरिया क्लियर कट है, वो अपने नजरिए से जीता है। ये चीजें जो है डालकर और ये चीजें बताकर ऐसा भय पैदा करके एक वातावरण पैदा। गिरीश जुयाल साहब, लड़का क्या बोल रहा है? गिरीश जुयाल साहब, आरएसएस जो है, ठीक है, आरएसएस को लोग जूते उठाने वाले थे अंग्रेज के। ठीक है, वो उनके अपने जो है वो ख्यालात हैं उसके ऊपर। मतलब एक आदमी को, उसको ना इतिहास का मालूम है, ना वो आदमी, वो एक कांग्रेस का कोई आदमी होगा जो उसको बता दिया होगा, उसके बेसिस पे बोल रहा होगा। महेश वर्मा जी और गिरीश जुयाल साहब क्या बोल रहे हैं? सर मैं आ रहा हूं आपके पास। अरे भाई कम से कम इतना आप दोनों की बात जो है वो बहुत अहम है। आप लोगों का ये कहना, ठीक है सर, ठीक है सर, जो इनिशिएटिव लिया है, सलाम करना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी लीडर हैं उनको ये कहना चाहिए, स्वागत है, आइए, ठीक, हम आपसे गले मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे भाई? गिरीश जुयाल साहब, नफरत फैलाने वाले। ठीक है सर, ठीक है सर, बस इससे ज्यादा बड़ी तो कोई संस्था है नहीं जिसने नफरत का जंग बीज बोया है और नफरत की खेती की है। इससे बड़ी कोई संस्था ही नहीं है साहब। आप कहाँ हैं? और सब लोग जान रहा है ना, आपके असली चेहरे को सब पहचानते हैं ना। और आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या? आपको परमिशन लेने की क्या जरूरत है? आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेटर भेजा, कांग्रेस ने कुछ दे दिया, में लेटर भेजा, जेएनयू में लेटर भेजा, एक करके बोलेंगे, एक करके बोलते हैं ताकि नाजरीन तक आवाज पहुंचे। सुनिए गिरीश जुयाल साहब, सर एक बात मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ठीक है, देखिए इस देश में कांग्रेस में जो मुस्लिम नेता है जिनको कुछ मिल गया, उन्होंने हमेशा
एक तुष्टीकरण का रुख अख्तियार किया। उन्होंने 99% मुसलमानों के साथ मतलब वो होने दिया जो पिछले 70 साल में कांग्रेस ने इस देश में मुसलमानों के जिस तरह से मतलब तुष्टीकरण करके उनका और जिस तरह से उपयोग किया है और जिस तरह से उनका पिछड़ापन बढ़ाया है। आज आप आजादी के बाद देख लीजिए हमारे मुस्लिम भाई का जो कितना बड़ा भागीदारी थी शासन में, कितना शिक्षा, कितने चूंकि वक्त की कमी है शैक्षिक रूप से 4 साल क्या होता है यार, 4 साल में 4 साल में सबको एक करके बोलते हैं। 4-5 लीडर कांग्रेस ने पैदा कर दिया और वो कह दिया कि आप मुसलमानों को बहकाओ और वोट लो। महेश वर्मा जी, दिस इज नॉट करेक्ट। गिरीश, मैं आ रहा हूं सर, एक एक करके आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके वापस आ रहा हूं। महेश वर्मा जी और गिरीश जुयाल साहब ये कह रहे हैं कि भाई मुखालफत करने के लिए मुखालफत मत कीजिए। अगर कोई लेटर गया है, कोई खत गया है तो उसको पहले पढ़ लीजिए, उसका मकसद जो है क्या है उसको समझ लीजिए। बिल्कुल, हर चीज में निगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। ब्रेक लेने से पहले मैं ख्वाजा इफ्तिखार साहब आपके पास आऊंगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये खत लिखा गया, जिस तरीके से इसके ऊपर हंगामा मच रहा है, जिस तरीके से इसके ऊपर शोर शराबा शुरू हो गया है, सियासत भी शुरू हो गई है, मुखालफत शुरू हो गई है, लगता क्या है आपको, क्या वाकई मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है इस तरह की मतलब बातों की कि भाई कोई खत लिखे आरएसएस वहां पर जाए? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि दूसरी जगहों पर भी दूसरी तंजीमें आती रही हैं, उनका इस्तकबाल हुआ है, उनको सुना गया है। तो एक बार इनको भी सुन लीजिए, देख लीजिए क्या कहते हैं ये। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है जी, और इस पर बड़ी संजीदा गुफ्तगू की जरूरत है। हम अपनी गुफ्तगू में या तो गुस्से में आ जाते हैं या जज्बात में आ जाते हैं। बिल्कुल, 3-4 कमेंट करके फिर मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, जहां तक खत का ताल्लुक है जी, एक लेटर है वाइस चांसलर के पास, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारी कम्युनिकेशन आती रहती है। ये भी एक लेटर है। उस लेटर में एक रिक्वेस्ट की गई है कि एक आरएसएस के एक मुस्लिम मेंबर ने ये कहा है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी के अंदर शाखा लगाना चाहता हूँ। अब ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसकी कॉग्निजेंस लेगी, वो इसको स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और जो लार्जर इंटरेस्ट में होगा उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेंगे। इसके बारे में तो मेरा ये कहना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे मुल्क में हुब्बुल वतनी का कोई क्राइसिस नहीं है। यहाँ कोई क्राइसिस नहीं है। इस देश में रहने वाला, चाहे वो राइटिस्ट है, चाहे वो लेफ्टिस्ट है, चाहे वो सेंट्रिस्ट है, चाहे वो अथीस्ट है, चाहे वो रिलीजन को मानने वाला है, आस्तिक जिसको हम कहते हैं, चाहे नास्तिक है, ये तमाम इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबसूरती खुर्शीद साहब यही है कि इस चमन में हर फूल को खिलने की इजाजत है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती और बराबर की अपॉर्चुनिटी और सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, यहाँ आप देखिए, यहाँ एक जमाने में लेफ्ट की तूती बोल रही थी, आज लेफ्ट कहाँ खड़ा हुआ है। एक जमाने में कांग्रेस की तूती बोल रही थी, आज कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई है। एक जमाने में आरएसएस कहीं भी नहीं थी, बीजेपी कहीं भी नहीं थी, आज बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। तो ये एक चीज है। अच्छा, तीसरी बात जो हम रखना चाहते हैं वो ये है, देखिए जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये नेगेटिविटी से इस मसले का हल नहीं है। नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी। मुस्लिम समाज की, हमारी सबकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब भी कोई सूरत हाल पैदा होती है, हम उसको फेस नहीं करना चाहते, हम उसमें एस्केपिज्म का रूट लेना चाहते हैं। और उससे होता क्या है कि हमारी जो जितनी भी मसाइल हमारे हैं वो मजीद पेचीदा होते चले जा रहे हैं। खुर्शीद साहब, ये दौर डिबेट और डिस्कोर्स का दौर है। बिल्कुल, मेरा आरएसएस की शाखा के हवाले से सिर्फ इतना कहना है कि न तो मैं इसकी हिमायत करूंगा न इसकी मुखालफत करूंगा, क्योंकि मैं डिबेट और डिस्कोर्स का आदमी हूं। मैं ये कहूंगा कि देखिए, जरूरत इस चीज की है कि किसी भी नए काम को करने के लिए जो अब तक न किया गया हो, उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है। पहले माहौल तैयार किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात की सर, मैं रोकूंगा चूंकि वक्त हो गया ब्रेक का, मैं आऊंगा यही से शुरू करूंगा ब्रेक के बाद। कंटिन्यू कीजिएगा। बहुत बिल्कुल कंटिन्यू करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, पहले माहौल तैयार कीजिए, उसके बाद किसी काम की शुरुआत कीजिए। चूंकि कहीं ना कहीं गलतफहमियां हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, कुछ गलतफहमियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। और हम ये भी देखते हैं कि जब भी आरएसएस का नाम आता है तो मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम तबका मोटे तौर पर थोड़ा सा झिझक जाता है, थोड़ा सा कहीं सिकुड़ जाता है या अपनी थोड़ी सी दूरियां बना लेता है। तो ऐसा क्यों है, कहां कमी रह गई? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। वो गड़बड़ी को तलाशने की जरूरत है, उसे दूर करने की जरूरत है। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक खत
आया है और वो खत आरएसएस के एक कारकुनान की तरफ से आया है, कारकुन की तरफ से आया है। उसमें एक रिक्वेस्ट की गई है, कहा गया है कि यहाँ पर आरएसएस की शाखाएं लगाई जाएं, उससे हुब्बुल वतनी बढ़ेगी, कौमी यकजहती बढ़ेगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, गंगा जमनी तहजीब को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। सवाल ये भी उठ रहा है कि गलत फहमियां क्यों हैं आरएसएस के और मुसलमानों के दरमियान। कुछ ना कुछ तो वजूहात हैं, उन वजूहात को तलाशने की जरूरत है और हर चीज की मुखालफत करने से पहले कुछ ना कुछ जो है बात कर लेनी चाहिए, सोच लेना चाहिए कि या सिर्फ मुखालफत ही उसका जो है कहीं ना कहीं एक मसले का हल है या फिर उसके आगे भी बढ़ करके बातचीत करनी चाहिए। इसी पर हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले भी। और ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपने बड़ी अहम बात कही थी। आपने कहा था कि भाई सिर्फ मुखालफत करना ही मकसद नहीं होना चाहिए, पहले चीज़ों को समझ लेना चाहिए, मकसद क्या है और चीज़ें क्या हैं, किस तरीके से माहौल बने, उसको भी कहीं ना कहीं जहन में रखने की जरूरत है। देखिए, मैं माहौल की बात कर रहा था जी। ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब हम कोई चीज़ ओवरनाइट करते हैं तो ये इस तरह के सिचुएशंस जो है वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व कर जाती हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मैं 2-3 बातें आपके सामने आपके चैनल से रखना चाहता हूं। जी। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पसंद करूं या मैं उसको ना पसंद करूं, ये तो मेरा जाती फेल है। लेकिन इस मुल्क में करोड़ों लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अपनी आइडियोलॉजी रखती है जिसको हिंदी में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं और अंग्रेजी में कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं। और इस जब हिंदुत्व को डिफाइन किया जाता है तो वो कल्चरल नेशनलिज्म से डिफाइन किया जाता है, जिसका बुनियादी फलसफा ये है कि इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स जो है वो हिंदू है। इसका बुनियादी फलसफा ये है कि हिंदुस्तान की जो 7000 साला तहजीब और तमद्दुन है वो ही जो है वो इस मुल्क के मामलात पर प्रिवेल करनी चाहिए। ये एक आइडियोलॉजी है। इसकी जो काउंटर आइडियोलॉजी है जिसने कि इस मुल्क को आज़ाद कराया वो आइडियोलॉजी है जिसकी कांग्रेस और सेकुलर सियासी जमातें नुमाइंदगी करती है। ये वो जमातें रही जिन्होंने कि हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आरएसएस का जो है ये काउंटर उसकी आइडियोलॉजी है जो उस वक्त बिल्कुल मकबूल नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर, ना हिंदुओं में मकबूल थी, ना मुसलमानों में मकबूल थी, ना पूरे मुल्क में मकबूल थी। लेकिन 70 सालों में इस आइडियोलॉजी ने अपनी एक जमीन बनाई है और अपनी एक फॉलोइंग बनाई है और जहां तक इसकी शाखाओं का ताल्लुक है तमाम मुल्क गिर सतह पर यह शाखाएं लग रही हैं और अलीगढ़ शहर भी इससे कोई अलग नहीं है। अब आइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से एक बात कहनी जरूरी है। देखिए, बहुत सारे इदारे हमारे मुल्क में जो कायम किए गए हैं वो किसी मकसद के तहत कायम किए गए। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो बनारस यूनिवर्सिटी जो है वो हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के तहत उसकी एक अपनी पहचान है। इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट के तौर पे और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पर उसकी एक पहचान है। इस इदारे को कायम इसलिए किया गया था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो हैं वो क्योंकि गदर के बाद जो है हालत उनकी निहायत खस्ता थी, हर एतबार से इख्तिदार उनसे छिन चुका था, मुल्क जो है वो गुलामी के दौर में जा चुका था और मुसलमान जो है वो हाशिए पर आ चुके थे। और सर सैयद को ये लगा कि अब जो जरूरत है वो जरूरत यह है कि मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हिंदुस्तान के मुसलमान को जाना चाहिए और अपना अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहिए और एक नई फिक्र पैदा करना चाहिए। ठीक है। सर सैयद की आखिरी बात मैं कहता चलूं कि सर सैयद का सबसे बड़ा पैगाम ये था जिसको आज मैं खुद अलीगढ़ का प्रोडक्ट हूं और मुझे इस पर फख्र है। और वहां पर जो गंगा जमनी तहजीब पाई जाती है वहां कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती, वह इंटरफेथ डायलॉग होता है, इंटरफेथ हार्मनी होती है, हम सब मिलजुल के रहते हैं और कभी इस किस्म का कोई माहौल हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होता है जो है। लेकिन सर सैयद ने हमें क्या सिखाया? सर सैयद ने हमें सिखाया था कि भाई मुखालिफ से मिलो, उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो। ये जो मिजाज मुसलमान ने पूरी दुनिया में बना लिया कि हम बात ही नहीं करेंगे, डायलॉग ही नहीं करेंगे, हम उससे नहीं मिलेंगे, हम उसको घुसने नहीं देंगे और पुरानी बातों को लाया जाता है बीच में। ये मिजाज जो है वो नहीं होना चाहिए, ये मिजाज खत्म होना चाहिए। मैं वापस चलता हूं। बस आखिरी बात कह दूं कि आरएसएस को चाहिए कि वो माहौल बनाए और माहौल के जब माहौल बनता है, गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, रिश्ते जहनियत भी बदलती है, जहन बदलता है, बिल्कुल जहन बदलता है और फिर चीजें आगे बढ़ती हैं और रास्ते खुलते हैं। मशकूर उस्मानी साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी थे, सर सैयद साहब, उनकी जो तालीमात थी क्या आप उनको भूल रहे हैं? उनका अभी ख्वाजा इफ्तिखार साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई उनकी जो तालीमात थी वो ये कहते थे कि सबको साथ लेकर के चलो, सबके साथ बातचीत करो, अगर कहीं आइडियोलॉजिकली इख्तलाफात भी हैं तो भी बैठ करके बात करो, क्योंकि बिना बात किए, बिना डायलॉग किए किसी मसले का हल नहीं हो सकता, कोई गलतफहमी दूर नहीं हो सकती। तो फिर क्यों ना बात की जाए? क्यों हर चीज में जो है बात शुरू करने से पहले ही जो है मुखालफत शुरू हो जाती है? देखिए, जो सर सैयद अहमद खान साहब जो हमारे फाउंडर हैं, जिनका ये मैसेज था लार्ज हार्टेड टॉलरेंस और की बात की इफ्तिखार साहब ने, तो मैं आपको बताऊं, देखिए टॉलरेंस तो यहाँ कंप्लीट है। अगर टॉलरेंस नहीं होता तो
अभी आपके साथ डिबेट में हम लोग जो है वो एक साथ नहीं बैठे होते और इन मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे होते कि क्या शाखा खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए। पहली बात तो ये है, टॉलरेंस है तभी सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। बात आती है ऐसी आइडियोलॉजी की जो गांधी के कातिल हैं, ठीक है, ये गोडसे वाले लोग हैं। आप इन बात को समझिए, ये लोग वो हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं और हम ये होने नहीं देंगे। हम देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, देश को टूटने नहीं देंगे। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है और ये वो लोग हैं जो इसको तोड़ना चाहते हैं। इसमें जैसे लोगों का कॉन्फ्रेंस कराएंगे जिस पैकेट में एक जहर है, ठीक है, और वो जहर ये है। किसकी बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? आप ये गोडसे के नाम लेके हम नहीं होने देंगे। आप गोडसे का नाम लेके सुनिए, इनके ऊपर बैन लगा हुआ है। सांसद है गांधी जी के हत्यारे होने नहीं थे। बात सुनिए, हाँ ना, ये कहिए ना, ये तो बताइए ना गांधी जी की हत्या किसने की थी? कमाल है यार, बात करते हैं। उस्मानी साहब तारीख को भी बदल दीजिएगा, हिस्ट्री बदल दीजिएगा। ये बात कह के आप ये जो दहशत फैला रहे हैं आरएसएस के नाम से, ये क्या शर्म नहीं आती है एक भारतीय होके एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ आप नाथूराम गोडसे का नाम लेकर आप जो बदनाम कर रहे हैं आरएसएस को, ये कितनी घिनौनी बात है। आरएसएस के कामों को आप जानते हैं? आप कभी बैठ के आरएसएस को आपने समझने की कोशिश करी कि कितना सामाजिक और कितना रचनात्मक काम करता है आरएसएस? आपको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं आरएसएस के लोग जूता चाट के अंग्रेजों का जूता चाटते थे। अरे कांग्रेस ही चाटते थे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कैसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं जो तहजीब नहीं सिखाती है आपको कि कैसे बात किया जाता है। ये बात ठीक नहीं है यूनिवर्सिटी के आप छात्र नेता हैं और आपको तमीज नहीं है। एक एक करके पूरे देश को बर्बाद करने वाले लोगों में से कांग्रेस के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए, आप बार बार आप पार्टी की बात लाके आप डिबेट को जिस तरह से ड्रिल कर रहे हैं ना, वही आप चाहते हैं अलीगढ़ में भी वही करना आप चाहते हैं, जैसे ड्रिल कर रहे हैं आप डिबेट को। मैं क्या चाहता हूँ, आप कर रहे हैं, साहब को बोलने दीजिए। मैं चाहता हूँ ये जो बात है, आरएसएस जो है वो काम कर रही है इस मुल्क में और उसकी फॉलोइंग भी एकदम सही बात है। कहना हम लोग कहना चाहते हैं हमारा इतराज क्या है, हमारी तकलीफ क्या है और हम क्यों इस पे डिबेट करने बैठे हैं, ये आपके बुलाने पे क्यों आए हम इसलिए आए हैं, बताना चाहते हैं कि आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रही है या कर रही होगी, लेकिन उसकी शिक्षा में जो 60,000 साल पुराना बताया अभी ख्वाजा साहब ने, उसकी आस्था के मुताबिक, उसकी विचारधारा के मुताबिक खुद हिंदुओं में बैकवर्ड और दलित शामिल नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? तो जी एक और जो है दलित बैकवर्ड शामिल नहीं है, नहीं संघ के अंदर नहीं है। एक और भरम आप पैदा कर रहे हैं। दूसरा का काम है कि भरम पैदा करना और राज करना। ठीक है जुएल साहब एक मिनट। इरशाद साहब, अब तो आप कह रहे हैं दलितों की और जो दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, अब तो खुद मुस्लिम तबका भी वहां पर मौजूद है और उनका भी जो है एक विंग बन गई है। नहीं मांग करिए कि मुझे शाखा लगानी है, गैर मुस्लिम नहीं है वो। मुसलमानों के बारे में जो राय है, आरएसएस की राय में एक राय ये भी है, एंटी कन्वर्जन लॉ, आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि और बाकी तमाम डिस्प्यूटेड चीज भी उनका पार्ट का हिस्सा, शिक्षा का हिस्सा है। अब क्या चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनको ये पढ़ाने के लिए शिक्षा के लिए जगह दिया जाए। अगर नेशनलिज्म पढ़ाना है, कोई परेशानी किसी को नहीं हो सकती है। नेशनलिज्म के बारे में आप मुझे बुला लीजिए, बात कीजिए, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आपको पता नहीं है कि मुस्लिम स्वयंसेवक जाकर एक सेकंड के लिए मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। मनोज जी, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग उस वक्त कहां चले जाते हैं जब कोई अच्छी बात, जो अच्छी पहल की जाती है, तो उस चीज के लिए आप लोग कभी भी नहीं सोचते हैं कि यार इस पहल को करके हम एक नया, मतलब इस देश में एक नया माहौल खड़ा कर सकते हैं। आप इस चीज को, हमने बीएचयू में जमायते इस्लामी, जो कि इस्लाम और इस्लामियत और मुसलमान के लिए ही एक उनकी उसको लेकर ही एक बनाया गया संगठन है, और स्टूडेंट्स यूनियन, सुनिए, स्टूडेंट्स विंग्स वहां पे जाके इस्लाम के ऊपर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, और हमने अगर संघ की शाखा की बात कह दी तो हमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। तारिक अनवर साहब जैसे, मीम अफजल साहब जैसे पढ़े लिखे लोग
इतना दकियानूसी बात करेंगे, हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की जाएगी ये कहकर कि भाई शाखा क्यों। और वो देखिए वो व्यक्ति, उनकी तहजीब देखिए, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहीं से लग रहे हैं, किसी भी तरह से लग रहे हैं वो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते होंगे। वहां ऐसे लोगों को अगर हम शाखा लगा के और उनको अगर संभ्रांत संस्कारी बस एक सेकंड ख्वाजा साहब कुछ करें, ख्वाजा साहब कुछ करें। बहस हमारी बहुत इधर भाग रही है। देखिए मैंने जो बात छेड़ी थी वो देखिए क्या है, माहौल का जिक्र मैंने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अकलियती किरदार के हवाले से पिछली गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट दिया जो माइनॉरिटी कैरेक्टर के हवाले से था। हमारी इस गवर्नमेंट ने उसका दूसरा उल्टा बिल्कुल जो है नेगेटिव एक वो दिया। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में जुएल भाई और महेश भाई जो माहौल बना हुआ है आरएसएस के और बीजेपी के हवाले से, उस पर ये एफिडेविट चढ़ा हुआ है। तो ऐसे माहौल में, मैं माहौल की बात करता हूँ, ऐसे माहौल में जब तक पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर और बयान आते हैं साहब, अच्छे जज्बात बयान आते हैं, किसी हफ्ते का बयान है साहब, उसमें फिर और चीज आगे बढ़ जाती है। रिलेटेड एक चीज इन्होंने बात उठाई है, मैं एक एडिशन कर देता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि एक रिकमेंडेशन आया एचआरडी मिनिस्टर के पास कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाए। हमने उसी टाइम उसको टर्न डाउन कर दिया। और पूछिए, मैं एक मिनट, वो जो कमेटी बनाई गई, उसके माइनॉरिटी कुर्सी साहब आपको सुन के आश्चर्य होगा, कांग्रेस रिजिम में, यूपीए गवर्नमेंट में ये तय किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम, जितने यूनिवर्सिटीज हिंदू और मुस्लिम के नाम से रखे गए हैं, इनके ऊपर एक कमेटी गठित की गई, वही कमेटी कंटिन्यू की और उसी का रिपोर्ट आया। ठीक है, शर्म तो आदमी को तब आती है कि यार जिस कांग्रेस को आप डिफेंड करने चले हो वो कांग्रेस जो है आपके लिए कब्र खोदती है। कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहे, चलिए ठीक है। मैं सर एक और ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे। और बात ये हो रही है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी शाखाएं लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, उसके ऊपर बवाल हो रहा है, उसके ऊपर सियासत हो रही है, बयानबाजी हो रही है, या फिर कहीं पॉजिटिव माइंड के साथ इसका इस्तकबाल करना चाहिए। पहले सोचना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या है, उन शाखाओं के लगने से क्या कुछ फायदा होगा, क्या कुछ अच्छाइयां आएंगी, क्या इसके ऊपर भी गौर होना चाहिए। और बात यह भी होगी कि आरएसएस की जानिब से पूरे ही हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रियासतों में, अलग अलग शहरों में बहुत सारे तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं। कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी वो तालीमी इदारे चल रहे हैं जहां पर सैकड़ों मुस्लिम बच्चे, हजारों मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो क्या शाखाओं के मुकाबले उन तालीमी इदारों को खोलने की जरूरत है मुस्लिम इलाकों में? क्योंकि आज भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी मुस्लिम तबका तालीम के मैदान में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले शाखाएं लगे या फिर पहले स्कूल खुले? इस पर भी बात करेंगे। आखिरी ब्रेक है, बहुत जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। तालीमी इदारों में शाखाओं की क्या जरूरत है, यह सवाल उठ रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक शख्स ने, एक आरएसएस के कारकुन ने खत लिखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और कहा है कि वहां पर संघ की शाखाएं लगाई जाए, उससे कौमी यकजहती बढ़ेगी, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती मिलेगी। लेकिन इसकी मुखालफत भी तेज हो गई है। लगातार सवाल ये उठ रहा है कि शाखाओं की जरूरत क्या है तालीमी इदारों में, मकसद क्या है, मकसद जो है वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हो रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आरएसएस की जानिब से पूरे ही मुल्क में हजारों तालीमी इदारे चल रहे हैं जहां पर मुस्लिम बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि पहले शाखाएं खोली जाएं या फिर तालीमी इदारे मुस्लिम इलाकों में? यह बड़ा सवाल है क्योंकि आज भी मुस्लिम तबका तालीम के मैदान में बहुत पिछड़ा हुआ है। और सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है, क्या आरएसएस अब बहुत सारे इश्यूज को लेकर, चाहे वो अयोध्या मसला हो, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे कॉमन सिविल कोड हो, क्या इन तमाम ऐसे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनके ऊपर मुस्लिम तबके को तकसीम करना चाहती है या फिर मुस्लिम तबके को अपने फेवर में करना चाहती है और उसका जरिया शाखाओं को बनाएगी? यह भी सवाल है। बहुत सारी बातें यहां पर उठ रही हैं, सारे सवाल उठेंगे, सबके जवाब यहां पर आने चाहिए। सबको पूरी आजादी है बात रखने की। मनोज साहब, क्या लगता है आपको? महेश वर्मा जी, माफी चाहूंगा, महेश वर्मा जी, आपको क्या लगता है? ये जो हमने बात कही कि भाई बहुत सारे तालीमी इदारे हैं, पहले तालीमी इदारे जो हैं आपके पूरी ही मतलब जो है कंट्री में चल रहे हैं, पूरे ही मुल्क में चल रहे हैं,
तो पहले तालीमी इदारे और ज्यादा खोल लीजिए। मुस्लिम तबका जो है वो तालीम के मैदान में पिछड़ा हुआ है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कह चुकी है, ये बात आप भी जानते हैं, आपकी हुकूमत भी जानती है। तो पहले तालीमी इदारे खोल लीजिए, और जब माहौल बनेगा, जब जो गलतफहमियां हैं, अभी तक की गलतफहमियां हैं, बहुत सारी वजूहात उसके पीछे हैं, बहुत सारे बयानात जो हैं वो बीजेपी की तरफ से ऐसे आते थे वक्त वक्त पर। मैंने कहा इसी हफ्ते भी बयान आया है सुब्रमण्यम स्वामी का एएमयू को लेकर के, तो वो जो बयान है वो उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। माहौल बनाइए, स्कूल खोलिए, फिर शाखाएं खोलिए। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि जो हम शाखा खोलने की पहले बात कर रहे हैं और एजुकेशन की बात हम बाद में कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ठीक, मतलब मुझे थोड़ी अटपटी बात ये लगी, क्योंकि आरएसएस का जो सरस्वती शिशु मंदिर है, जो देश भर में लगभग आप समझ लीजिए कि इस समय 20,000 से ऊपर स्कूल हम चलाते हैं, बिल्कुल, और उसका मकसद यही है, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान के बीच में भेदभाव करके वहाँ एडमिशन नहीं होता है। वहाँ जो कुछ भी होता है वो सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत जो पढ़ाई जानी चाहिए वो पढ़ाई जाती है, और वो मुस्लिम इलाके में भी स्कूल चलाए जाते हैं, वहाँ मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं और पढ़ के अच्छी जगह जाते भी हैं, अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो इस बात को ये कहना कि आरएसएस जो है सिर्फ शाखा की बात कर रहा है, अगर वो शाखा वहाँ खुलती है या शाखा वहाँ चलाई जाती है, सर हमने तो पहले ही कहा ना, हमने तो ये बात पहले ही कही है कि बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं जहां पर बहुत सारे मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, वो बात तो हम पहले कह रहे हैं, वो बात तो हम पहले कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या और तालीमी इदारे खोलने की जरूरत है, पहले तालीमी इदारे खोलिए फिर शाखाएं चलाइए। बिल्कुल खोलने की जरूरत है। हम तो ये हमने आपको शुरू में ही कहा कि 1947 जैसे आजादी के बाद जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की जो शैक्षिक और जो आर्थिक स्थिति थी उसको धीरे धीरे कमतर कर दिया गया, और उनको इस लायक बना दिया गया कि सिर्फ वो वोट कुछ मुस्लिम लीडर्स को पैदा करके और इस पूरे इस जमात को ही एक तरह से क्या कहे उसका एक पूरा उसका शोषण किया गया। ठीक है, हम उस शोषण की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनको एक भारतीय नागरिक के रूप में हम एक मुस्लिम कम्युनिटी को देख रहे हैं, वो भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, और उस नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सब भारतीय मिलकर एक ऐसा माहौल खड़ा करें। जैसे अभी आरएसएस का शाखा खोलने की बात थी, वो स्टूडेंट लीडर अगर ये कहते कि आइए साहब स्वागत है आपका, जैसे बीएचयू में हमने स्वागत किया कि आइए जमाते इस्लामी के लोग और इस्लाम के ऊपर आप हमें बताइए, हमें कोई गलतफहमी ना हो इस चीज को लेकर, हमारे बीच में कोई किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ना समझी ना हो, इसको जानना समझना, या जो हम काम करें ना समझी को और गलतफहमियों को दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वापस एक बार फिर मैं आ रहा हूं, वापस आऊंगा आपके पास, अलीगढ़ चलते हैं वापस। आपको क्या लगता है, साजिद सुभान साहब वाइस प्रेसिडेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन है उसके, साजिद सुभान साहब आपको क्या लगता है, क्या पहले आरएसएस को माहौल बनाने की जरूरत है, पहले उनको माहौल बनाना चाहिए था, पहले डायलॉग करना चाहिए था, उसके बाद जो है शाखाओं के पार आना चाहिए था, जैसे ख्वाजा साहब ने भी कहा था भाई शाखा जो है वो बात की बात है, पहले आप माहौल तो बना लीजिए, गलतफहमियों को दूर कर लीजिए, क्योंकि गलतफहमियां इतनी ज्यादा हैं मुस्लिम तबके के और आरएसएस के दरमियान की अगर आरएसएस की तरफ से खत लिखा जाता है तो उसकी फौरन मुखालफत शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब गलतफहमियां बहुत ज्यादा हैं। क्या गलतफहमियों को दूर करने का वक्त आ गया है? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा हमसे। सबसे पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि कैंपस जो होता है, कैंपस एक डाइवर्स कल्चर होता है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, वो कैंपस में आते हैं और कैंपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जब आरएसएस की बात आती है, आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है, कम्युनल आइडियोलॉजी है, आरएसएस की एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। भाई वो कह रहे हैं कि कम्युनल आइडियोलॉजी नहीं है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि कम्युनल आइडियोलॉजी नहीं है, पहले इनको समझ लीजिए। हो सकता है कि इनकी जहनियत है या जो इनकी आइडियोलॉजी है उसमें बदलाव आया हो सकता है वक्त के साथ। आप क्या ईमानदार नहीं बनना चाहते, ईमान की चमक नहीं बढ़ाना चाहते? वो ईमान को पुख्ता करने वाली आइडियोलॉजी है, हुब्बल वतनी ईमान का हिस्सा है। मतलब होता है कि जो मुस्लिम्स हैं, दे आर नॉट इंडियन, दे आर एलियन, इनको यहाँ से बाहर निकालो, कभी इनको पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। अगर आप कैंपस का माहौल खराब करना चाहते हैं, दैट इज ओके टू हैव ए ब्रांच ऑफ आरएसएस। अगर कैंपस का माहौल खराब करना चाहते हैं तो आरएसएस की शाखा अगर आप लगाना चाहते ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब हुब्बल वतनी कायम रहे, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान से आरएसएस का बेड़ा खत्म होना चाहिए, आरएसएस की आइडियोलॉजी खत्म होनी चाहिए। इसको भाई हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, पूरे विश्व में अशांति फैल जाएगी। पूरे हिंदुस्तान अगर हिंदुस्तानी आइडियोलॉजी खत्म हो गई, आरएसएस का अगर शाखा है, देखो कैसी बात कर रहे हैं, अगर एमयू में खुल जाता है और आरएसएस के शाखा में अगर मुस्लिम स्टूडेंट्स अगर जाते हैं तो उसका जो है मतलब तहजीब खत्म हो जाएगा। इतना कमजोर इंस्टीट्यूशन, इतने कमजोर लोग हैं आप लोग।
गिरिजलाल साहब ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ चूंकि वक्त की कमी है, गिरिजलाल साहब आपको लगता है ठीक है ये जो गलत फहमियां है, सर आ रहा हूं गिरिजलाल साहब, ये जो गलत फहमियां हैं इनको दूर करने की जरूरत है। देखिए कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी साहब, इससे जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इतनी गलत फहमियां हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या उन वजहों को तलाशने की जरूरत है, और क्या अब आरएसएस जो है अपनी इमेज बिल्डिंग जो है वो उसको कर रही है और इमेज सुधारने की भी कोशिश कर रही है? मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कम से कम अल्फाज में जवाब दीजिएगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। आरएसएस अपनी इमेज नहीं बनाता, वो देश की इमेज बनाता है। वो देश को उन सब चीजों पर चलाना चाहता है जिससे ये देश दोबारा से 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को लेकर के विश्व कल्याण कर सके, धर्म की जय कर सके, अधर्म का नाश कर सके, प्राणियों में सद्भावना कर सके, विश्व का कल्याण कर सके। ठीक है। और भारत की वो तहजीब जो इन सब चारों बेसों पर आधारित है, उसको जब 132 करोड़ हिंदुस्तानी सीखेंगे तो पूरे विश्व में फैलाएंगे, पूरे विश्व में फैलाएंगे तो वो सारी चीजें अच्छी तरीके से। ये जो बार बार गलत फहमियों की बात आ रही है, आपको लगता है कि शाखा से पहले गलत फहमियां दूर हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है? हाँ, लेकिन जैसे अभी पिछले 3 सालों में जिस तरह के हालात बने, घर वापसी और लव जिहाद और इस तरह का जो ये सब आरएसएस की ही तरफ से आ रहा था, ये सब बातें और गलतफहमी पैदा करती है। तो आप और ज्यादा डर जाते हैं कि पता नहीं क्या कर देंगे अगर आ गए और क्या करेगी मालूम नहीं। ठीक है, लिहाजा पिछले 3 सालों में अंसारी साहब ठीक आप जो कह रहे हैं कि भाई जो चीजें हुई हैं उनको देखते हुए आप ये जो है परमिट नहीं करेंगे, मतलब आप जो है इसकी इजाजत नहीं देंगे। एक तरीके से इजाजत का मतलब ये है कि यानी आप जो है उसके साथ नहीं है। ठीक है, विशेष रूप से सर बात करेंगे घर वापसी पर, किस दिन अलग से बात करेंगे। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब क्या लगता है आपको, क्या मुखालफत करना ही सिर्फ जो है एक मकसद है सियासी पार्टियों का, चाहे आप हो या कोई और हो, या फिर चीजों को पॉजिटिवली भी लेना चाहिए? 100% पॉजिटिवली लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमें हमारे भाई महेश वर्मा साहब अभी 3 बार तस्करा किए हैं कि BHU के अंदर इस्लाम के लिए कोई जमात इस्लामी वालों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सेमिनार किया या कोई कॉन्फ्रेंस किया। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी सेमिनार अगर इनका करना चाहता है तो कभी हिंदुइज्म पर, बुद्धिज्म पर, हम तो बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हमने देखा है, वहां पर बड़े बड़े लोग आए हैं, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के लोग आए हैं। ये 1 सेकंड मैं, आप मेरी बात सर बोलने दीजिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। एकदम, इसलिए कि कई बार आप बोले, तो ये सेमिनार करना और कोई बात करना और वो एक शाखा खोलना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ऐसे समय में शाखा खोलना जब आइन के ऊपर अटैक है कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलने का, उनको अपने कल्चर पर कायम रहने का हक है। अभी जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, अभी मौका है जो पिछली सरकार ने कहा था। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या, 1 सेकंड मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये है कि आरएसएस क्या, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं कि अभी आपने अपना एफिडेविट बदल दिया। आपकी राय जो है वही क्लियर हो रही है कि आप उस इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। राय क्लियर कीजिए, आप ले गए, जहन को साफ कीजिए, आप ये करें। ठीक है ख्वाजा इफ्तिखार साहब, क्या ये इमेज बदलने की कोशिश है, और क्या आरएसएस बहुत सारे जैसे मैंने इश्यूज गिनाए थे, अयोध्या हो, आर्टिकल 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, उनके ऊपर एक राय करने की कोशिश कर रहा है और उसमें मुसलमानों का भी उसको जो है वो साथ चाहिए, इसीलिए शाखाओं पर या शाखा लगाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है? देखिए खुर्शीद साहब, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आपकी बात। देखिए ये सारे इश्यूज तो बहुत, ये अयोध्या और कॉमन सिविल कोड और ये तो सुनते सुनते कान पक गए इन इश्यूज को। जो है जो बुनियादी बात हमको यहाँ कह के अपनी कंक्लूड करना चाहिए। देखिए वो ये है, मैं आपके चैनल के तवस्सुस से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हमारी दानिशगाह है, जहां हमारा थिंक टैंक मौजूद है, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपने दरवाजे खोलने चाहिए और एक डायलॉग और डिस्कोर्स के अंदर जाना चाहिए। मैं और देखिए, और जब तक मुसलमान हिंदुस्तान वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। शाखाओं से पहले सर, हाँ ठीक, शाखाओं से पहले बात करने की जरूरत है, डायलॉग करने की जरूरत है, जो गलत फहमियां उन्हें दूर करने की जरूरत है। पहले ये कर लीजिए, उसके बाद शाखाएं खोलिए। ये सब लोगों का, यहाँ पर ज्यादातर लोगों का यही मानना है। इस प्रोग्राम को आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।